हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में नए टॉपिक 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन बनता है, उसको देखने के प्रयास करते हैं। देखिए ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद वन रिपोर्ट का MCQ क्वेश्चन भी डाल दिया जाएगा। देखिए पहले ये वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, तो MCQ वाला वीडियो समझ में ज़्यादा आएगा, क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। चलिए देखिए, तो देखिए क्या पढ़ना है। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो देखिए पढ़ते हैं, समझिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FST द्वारा 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। देखिए इनका अर्थ कहने का है कि वन रिपोर्ट 2 वर्ष में किया जाता है, दो वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। लेकिन कौन प्रकाशित करता है? तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री करता है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित किया गया था। सर्वप्रथम वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। कैमा रिपोर्ट है? तो 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह सीरोटसैट-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया है कि देश के कुल भूभाग का कितना % होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। देखिए 1988 में वन रिपोर्ट को प्रकाशित हुआ, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट। उसमें कहा गया कि देश के पूरा भाग का कितना होना चाहिए? तो 33% वन होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत में वन आवरण क्या है? तो भारत में वन आवरण को देखते हैं। तो देखिए भारत में वन आवरण क्या है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। जो कुल भौगोलिक का कितना है? तो 21.71% है। चलिए आगे देखिए। 2019 रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है, जो पिछले रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। 0.22% क्या है? तो अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में वृक्षावरण इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना है? तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक का 2.91% है। 2.91% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% है। जो 0. कितना है? तो 76% है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में वन एवं वृक्षावरण का संपूर्ण आंकड़ा है। तो इसको देखिए, यहाँ है वर्ग है, यहाँ क्षेत्रफल है, यहाँ प्रतिशत है, यहाँ वृद्धि। तो देखिए पहले यहाँ पर समझिएगा वनावरण क्या है? तो वनावरण कितना है? तो 7,13,789। प्रतिशत कितना है? तो 21.71% है। वृद्धि कितना हुआ है? तो 1540 किलोमीटर। देखिए वृक्षावरण
तो वृक्षावरण कितना है, तो 95,748, 95,748 है। लेकिन प्रतिशत में कितना है, तो 2.91% है। लेकिन वृद्धि कितना हुआ है, तो 721 किलोमीटर है। कितना है, 721 किलोमीटर है। लेकिन देखिए कुल है, तो कुल पूछेगा तो कुल कितना है, तो 8,09,537। कितना है बन, तो 8,09,537। लेकिन परसेंटेज में कितना है, तो 24.62। कितना है, 24.62। वृद्धि कितना हुआ है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। तो यहाँ देखिए राज्य हैं, यहाँ क्या हैं, तो क्षेत्रफल मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्रफल है, तो 77,493 किलोमीटर, 77,493 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो 66,431 किलोमीटर, 66,431 किलोमीटर। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 55,717 किलोमीटर, 55,717 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य। तो सबसे कम कहाँ है, तो देखिए पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तो मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे कम पूछेगा तो कहाँ है, तो हरियाणा में। कहाँ है, तो हरियाणा में। तो देखिए हरियाणा में तो कितना है, तो 1,603 किलोमीटर, 1,603 किलोमीटर। देखिए उसके बाद देखिए तो कहाँ है, तो पंजाब में कितना है, तो 1,847 किलोमीटर। और गोवा में कितना है, तो 2244 किलोमीटर, 2244 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे में है सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य। कहाँ सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि हुआ और कहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, तो वृद्धि हुआ आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ, तो आंध्र प्रदेश में वृद्धि हो गया। और तेलंगाना, दूसरा पहला में हुआ आंध्र प्रदेश और दूसरा में हुआ तेलंगाना। तो तेलंगाना में कितना है, तो 632। और तीसरा में हुआ ओडिशा में कितना हुआ, तो 537। कितना हुआ, तो 537 हुआ। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे देखिए ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन वृद्धि कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में। लेकिन नुकसान कहाँ हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो 257 वर्ग किलोमीटर। कितना, 257 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर, तो मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर हुआ। और नागालैंड में कहाँ कितना हुआ, तो 235 वर्ग किलोमीटर। कितना हुआ, तो 235 वर्ग किलोमीटर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य हैं। यहाँ सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। इधर राज्य हैं तो इधर क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए राज्य में है और इधर प्रतिशत में। तो देखिए सर्वाधिक वन आवरण तो मिजोरम में। कहाँ है, मिजोरम में। तो कितना है, 84.53%, 84.53%। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो 79.33%, 79.33%। मेघालय, तो मेघालय में कितना है, तो 76%। कितना है, तो 76% है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में तो कहाँ, लक्षद्वीप में कितना है, तो 90.33%, 90.33%। और दूसरा में कौन, तो अंडमान निकोबार, तो कितना है, 81.75%। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़ा। तो देखिए यहाँ है बहुत घने बल कितना, कहाँ है सबसे ज़्यादा घना वन, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन कितना किलोमीटर है, तो 21,095 किलोमीटर, 21,095 किलोमीटर है।
लेकिन मध्यम रूप से घना, मध्यम रूप से घना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्यम रूप से घना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन कितना है? तो 34,341 किलोमीटर, 34,341 किलोमीटर। और खुले वन, तो खुले वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। खुले वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल कितना है? तो 36,465 किलोमीटर, 36,465 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं, अन्य बिंदु देखते हैं। देखिए अन्य बिंदु, तो अन्य बिंदु में है बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल वन क्षेत्रफल का 7 कितना है? तो 8% है। टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल, टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 74.51% है। 74 कितना है? तो 51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य का लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है, 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में कितना है? तो 2,932.95 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के कहाँ है? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। तो कितना है? तो 96.83%। देखिए इनका कहने का अर्थ है कि अगर जो क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत के अनुसार पूछेगा तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो कितना है? 96.83% है। चलिए आगे देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में जंगल में कुल कार्बन स्टॉक, रिपोर्ट के अनुसार जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7,204 मिलियन, हाँ कितना है? तो 7,204 मिलियन टन हो, 7,204 मिलियन टन है का अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 79.4 मिलियन टन की क्या हुई है? तो वृद्धि हुई है। चलिए मैग्रोवन अब देख लेते हैं। मैग्रोवन, तो देखिए मैग्रोवन में है, मैग्रोवन तो देखिए वन रिपोर्ट 21 के आधार पर देश में कुल मैग्रो या कच्छ वन, मैग्रोवन या कच्छ वन 4,992 किलोमीटर है। कितना है? तो 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक का कितना है? तो 0.15% है, 0.15% है। 2021 की तुलना में मैग्रो के क्षेत्रफल में कितना है? तो 17 किलोमीटर की वृद्धि है, 17 किलोमीटर की वृद्धि है। तो 2019 के तुलना में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सर्वाधिक मैग्रो वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर प्रथम स्थान पर के हैं? तो पश्चिम बंगाल है। कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। तो कितना मैग्रोवन है? तो 2114 किलोमीटर। कितना है? तो 2114 किलोमीटर है। कितना है? तो 2114 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा स्थान पर कौन है? तो गुजरात है। दूसरा स्थान पर कौन है? तो गुजरात है, 1175 किलोमीटर। कितना? 1175 किलोमीटर है। तीसरा स्थान पर कौन है? अंडमान निकोबार। तो कितना है? तो 616 किलोमीटर है। कितना है? तो 616 किलोमीटर है। देखिए
देखिए राज्य में है तो राज्य में पर्सनल राज्य में है तो देखिए रैंक में है तो प्रथम स्थान पर है उड़ीसा, प्रथम स्थान पर क्या है तो उड़ीसा, तो कितना है 8 किलोमीटर। और दूसरा स्थान में कितना है तो महाराष्ट्र है तो कितना है तो 4 किलोमीटर। और तीसरा स्थान पर कौन है तो कर्नाटक, तो कितना है तो 3 किलोमीटर। कितना है तो 3 किलोमीटर है। ये देखते हैं स्वतंत्रता के 75वें वर्ष, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल 2022 में रामसर स्थल में शामिल भारत के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्या है तो आर्द्रभूमि। देखिए इससे ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि रामसर स्थल संबंधित है तो कौन भूमि से तो आर्द्रभूमि से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए देखने के प्रयास करिए। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। ईरान के रामसर, देखिए आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 1971 में कितना तो 1971 में ईरान के कोई जगह है रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 में प्रभावी हुआ। भारत में 1982 में भारत इसमें शामिल 1982 में हुआ। तो वो कह सकते हैं कि भारत रामसर में कितना कब शामिल हुआ तो 1982 में शामिल हुआ। चलिए विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं, 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रताओं की कुल संख्या 75 है। तो देखिए भारत में आर्द्रभूमि की संख्या कितनी है तो 75 है। कितनी है तो 75 है, ये ध्यान दीजिएगा। कितनी है तो 75 हैं। चलिए आगे देखते हैं। 75वां रामसर स्थल के रूप में सालबुग आर्द्रभूमि है। कौन है सालबुग आर्द्रभूमि है, वो कहाँ है तो जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि 75वां कौन है तो सालबुग आर्द्रभूमि है। तो आर्द्रभूमि वो कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। तो देखिए देखते हैं 2022 में राम स्थल अभी समय में शामिल आर्द्रभूमि को देखते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन बनेगा, देखिए डायरेक्ट ऐसे दे देगा कि देखिए पाला आर्द्रभूमि किस राज्य में है। तो इसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा। तो देख लेते हैं एक बार, देखिए कौन कौन है। तो देखिए खिजगिड़िया वन अभ्यारण्य तो कहाँ है तो गुजरात में है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। साक्ष्य सागर कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। पाला आर्द्रभूमि कहाँ है तो मिजोरम में। पाला आर्द्रभूमि कहाँ है तो मिजोरम में है। चलिए आगे देखते हैं। पिचरऊ मैग्रोव कहाँ है तो तमिलनाडु में है। पलाई करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है तो तमिलनाडु में है। करीली किली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो तमिलनाडु में है। कुनकथुन कूलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्र वायु रिजर्व कहाँ है तो तमिलनाडु में है। पेम्बलूर वेटलैंड कहाँ है तो तमिलनाडु में। कहाँ है तो तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं। बिलोड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो तमिलनाडु में है। वेदांगथल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो तमिलनाडु में है। उदयमाथ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो तमिलनाडु में है। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सुचित्रम थेरू वेटलैंड कहाँ है तो तमिलनाडु में है। बडुबुड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं। काजी कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो तमिलनाडु में है। सतकोसिया गार्ज कहाँ है तो उड़ीसा में है। तम्पारा झील कहाँ है तो उड़ीसा में है। अनसुपा कहाँ है तो उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय कहाँ है तो उड़ीसा में है। चलिए आगे देखते हैं। सिरपुर वेटलैंड कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है।
थाने क्रिक कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। नंदा झील कहाँ है तो गोवा में। नंदा झील कहाँ है तो गोवा में। रंगनाथ थित्तू पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो कर्नाटक में है। हाईगम वेटलैंड कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। सालबुग वेटलैंड कहाँ है तो 75वां है, कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। देखिए ये देख लिए इसमें से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उनका नोट देख लेते हैं क्या है। देखिए नोट में है, देखिए नोट में यूनाइटेड किंगडम कौन है, यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। तो बोलिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किसका है तो यूनाइटेड किंगडम का है। किनका है तो यूनाइटेड किंगडम का। तो कितना है तो 175 है। कितना है तो 175 है। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग हैं। कौन है, कोबर्ग प्रायद्वीप हैं। तो कब शामिल हुआ था, सबसे पहले रामसर स्थल में कौन शामिल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप है। तो 1974 में हुआ। भारत के सबसे पहले रामसर स्थल में शामिल हुए आर्द्रभूमि कौन है तो चिल्का झील है। तो भारत के सबसे पहले कौन आर्द्रभूमि में घोषित किया गया था तो चिल्का झील को घोषित किया गया। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन है तो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा है। तो कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। इसका देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है तो 2549.4 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन क्षेत्रफल में कितना है तो 96.76% है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि, देखिए सबसे बड़ा तो है तो सुंदरबन, लेकिन सबसे पहले हुआ था चिल्का झील, लेकिन छोटा है तो रेणुका वेटलैंड। कहाँ है, रेणुका वेटलैंड। तो रेणुका वेटलैंड है वो कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिमिक आर्द्रभूमि कहाँ है तो हरिकेश बैराज। कृत्रिमिक आर्द्रभूमि कौन है तो हरिकेश बैराज। कहने का मतलब है ये मानव द्वारा निर्मित किया गया। हरिकेश बैराज किसके द्वारा निर्मित किया गया तो मानव द्वारा निर्मित किया गया है और उसको आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 कितना है 461 कितना है तो 461 आर्द्रभूमि है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिसमें से अधिकांश जो है 2.25 हेक्टेयर से कम आकार का है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल, भारत में पूछेगा सर्वाधिक रामसर स्थल तो कहाँ है तो तमिलनाडु में स्थित है। कितना है तो 14 स्थित। सबसे ज़्यादा स्थित कहाँ है तो तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में। कुल कितना है तो 10 में। कुल कितना है तो 10 में। भारत के कुल 75 रामसर स्थल कितना में फैला है तो 13.3 लाख हेक्टेयर में। 13.3 लाख हेक्टेयर में है। वर्ष 2014 से 22 तक देश के रामसर स्थलों की सूची 49 नई सूची जोड़ी गई है। कितना सूची जोड़ी गई तो 49 नई सूची जोड़ी गई है। चलिए आगे देखते हैं। लक्षद्वीप के 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसको दिया है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया है। तो देखिए इसको देखते हैं। भारत में अभी तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग हैं जो समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित तथा सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो देखिए यहाँ पर पूछ सकता है क्वेश्चन, ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है तो इको स्तरीय टैग हैं। तो इको स्तरीय टैग किसको साफ करता है तो लक्षद्वीप को साफ करता है, स्वच्छ करता है तथा उसका विकास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्राप्त किया गया है।
कहाँ से, तो डेनमार्क से प्राप्त किया गया। चलिए आगे देखते हैं। 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्री, तो देखिए पहला है कुंडी बीच। कुंडी बीच तो कहाँ के हैं, तो लक्षद्वीप का है। कुंडी बीच कहाँ के, तो लक्षद्वीप का है। कदमत बीच, कदमत बीच कहाँ है, तो लक्षद्वीप का है। कोल्लम समुद्र तट, कोल्लम समुद्र तट तो कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु का है। कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु का है। ईडन समुद्र तो पांडेचेरी का है। कहाँ के, तो पांडेचेरी का, चेरी के हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा शिवराजपुर गुजरात, घोला द्वीप, कासकोड और पदुबिंदी कर्नाटक, कडप केरल, रुद्री आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा और राधानगर अंडमान निकोबार समुद्र तट पर ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2000 बाघ गणना रिपोर्ट 2022, देखिए बाघ गणना रिपोर्ट है 2022 में। इससे देखिए कब जारी हुआ, तो 9 अप्रैल 2023 को जारी हुआ है। इसको देखने के प्रयास करते हैं। देखिए वर्तमान में बाघों की संख्या कितना है, तो 3167 है। वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है, तो 3167 है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में बाघ कितना है, तो 2967 था। कितना है, 2967 था। लेकिन अभी कितना है, तो 3167 है। 2018 में जारी आंकड़ों में 200 अधिक बाघ का वृद्धि हुआ है, तो 6.7% का वृद्धि हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर इंटरनेशनल बिग किड्स ऑयल्स की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य दुनिया के 7 प्रमुख टैक्स बाघ, देखिए किट्स हैं, तो बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा को संरक्षित प्रदान करना। तो देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए बिग कैट्स क्या है, तो बिग कैट्स में किसको कितने पशु को शामिल किया गया, तो 7 पशु को शामिल किया गया, उसका संरक्षण किया जाएगा। तो कितना प्रोजेक्ट टाइगर का हो गया, तो 50 साल पूरा हो चुका है। चलिए लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने बात है कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितना है, तो 3167 है। लेकिन इसके पहले 1967 थे, लेकिन कितना वृद्धि हुआ, तो 200 बाघ का वृद्धि हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को अब देखते हैं इसी वीडियो में। देखिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उद्देश्य वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 21-22 में प्रस्तुत किया गया था। तो हरित हाइड्रोजन मिशन कब प्रस्तुत किया, कौन सा बजट में, तो 21-22 में प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपया की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन की मिशन की मंजूरी कितना रुपया खर्च करेगा, तो 19,744 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया है। तो देखिए इस मिशन को बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय बनाया है। मुख्य विशेषता इनका क्या हो सकता है, देखिए मुख्य विशेषता है प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता। कितना, तो 5 MMT। जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक
अधिक की पंचायती कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होने का उम्मीद। देखिए इससे होगा 1 लाख करोड़ से अधिक संचयी कमी होगा जीवाश्म में, लेकिन 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में 50 MMT की कमी की जाएगी। आगे देखते लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देखिए क्या रिपोर्ट है। भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचयी मूल्य 2030 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। चलिए अच्छी वाली बात है, आगे देखते हैं। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगाटन की कमी होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में क्या है। वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की। देखिए इनका अर्थ कह रहा है कि 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। तो प्रोजेक्ट चीता तक कब से मनाया जाता है, तो 1952 से। कब से, तो 1952 से। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता था। कितना था, तो 8 गो। उसमें से 5 गो मादा और 3 गो नर था। 5 गो मादा था तो 3 गो नर था, को मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। तो कहाँ लाया गया था, तो मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए गठित किया। कहने का मतलब इनके देखभाल के लिए 2 वर्ष के लिए 9 सदस्य को नियुक्त किया। यह विश्व की पहली अंतर प्रायद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीता को लाया गया है। कितना लाया गया है फिर से, तो 12 गो। पहले लाया गया था कितना, तो 8 गो। फिर लाया गया कितना, तो 12 गो लाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्ष में कुल 50 चीते को भारत लाने की योजना बनाई। तो 5 वर्ष में कितना चलाएगा, तो भारत में तो 50 चीता चलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए COP 27, देखिए इससे PPSC असिस्टेंट में क्वेश्चन बना था। देखिए पढ़िए। देखिए COP 27 का सम्मेलन कौन है, COP 27 का सम्मेलन है। तो देखिए पहला आयोजन, यही वाला क्वेश्चन पूछा था सेम टू, बस यही वाला क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ आयोजन हुआ था। COP 27 का सम्मेलन कहे तो आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन स्थल का कौन है, तो शर्म अल शेख। कहाँ है, तो शर्म अल शेख। तो शर्म अल शेख कहाँ है, तो मिस्र में। कहाँ है, तो मिस्र में। मुख्य निर्णय, अनुकूल कोष में कुल $230 मिलियन से अधिक के योगदान का नया संकल्प लिया। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील एवं अल्प विकास देशों में को लॉस एंड डेमेंस फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है। COP 27 में माइग्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया है। माइग्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट एक अंतर सरकारी संगठन है जो माइग्रो परिस्थिति तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। COP
कॉप 27 सम्मेलन में भारत, कॉप 27 सम्मेलन में भारत का क्या योगदान है उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। भारत 4 नवंबर 2022 को कॉप 27 में अपनी दीर्घ अवधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है। दीर्घ अवधि विकास रणनीति प्रस्तुत की है, जिसके प्रमुख विशेषता भारत हरित हाइड्रोजन मिशन नीति के उद्देश्य को शामिल किया। जो हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया था उसको शामिल किया। 2032 तक परमाणु क्षमता को 3 गुना वृद्धि करेगा। 2032 तक परमाणु क्षमता को 3 गुना वृद्धि करेगा। जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा। चलिए आगे देखते हैं। कॉप 27 भारत, कॉप 27 तो पढ़ लिए, कॉप 26 में भारत, कॉप 26 में भारत। तो देखिए कॉप 26 है। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉप 27 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो देखिए 26 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ग्लासगो कहाँ है, तो स्कॉटलैंड में। कहाँ है, तो स्कॉटलैंड में। लेकिन 27 कहाँ किया गया था, सल्ट शेख में। कहाँ है, तो मिस्र में। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने भाग लिया। इसमें 26 में भारत की ओर से कौन लिया, तो प्रधानमंत्री। उसने पंचामृत मंत्र दिया, पंचामृत मंत्र दिया, कहने का मतलब 5 मंत्र दिया। तो देखिए 5 मंत्र में क्या है, एक मंत्र अच्छा रहेगा। तो देखिए पहला मंत्र है भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। चलिए अच्छी बात है। दूसरा है 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत गैर जीवाश्म से पूर्ति करेगा। तीसरा मंत्र है भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 मिलियन टन की कमी करेगा। चौथा मंत्र 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% कम करेगा। चलिए पश्चिमा मंत्र है 2070। देखिए पश्चिमा मंत्र बड़ी अच्छा है, बड़ी लॉन्ग है। पश्चिमा मंत्र में है 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य करेगा। कहने का मतलब है 2070 तक भारत में उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में नए अधिनियम। तो देखिए वन संरक्षण अधिनियम 2022, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम 2022 को वन अधिनियम 1980 के तहत अनुसूचित किया है। तो कब किया है, तो 2022 में 1980 के तहत। वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके तहत 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन होगा। वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन होगा। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, सरकार ने 24 अगस्त 2022 को इस अधिनियम को प्रकाशित किया ताकि बेकार बैटरी को पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2021 की जगह लेगा। ई कचरा प्रबंधन 2022, इस 2 नवंबर 2022 को इस अधिनियम को अधिसूचित किया गया था। यह नियम ई कचरा प्रबंधन 2016 की जगह लेगा। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी रहेगा। 1 अप्रैल 2023 से क्या रहेगा, तो प्रभावी रहेगा। देखिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2021। तो देखिए इसमें है अगस्त 2021 को इस नियम को अधिसूचित किया। इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले
वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, बिक्री, उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध। कहने का मतलब है इससे कब से, तो 1 जुलाई 2022 से, 1 जुलाई 2022 से नियम बना है जो एकल प्रबंधन जो है, जैसे प्लास्टिक हैं, चमकील हैं, उसके बिक्री, आयात, निर्माण पर प्रतिबंध किया गया। तो कौन अधिनियम के तहत, तो देखिए कौन अधिनियम है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।